हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। और आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे जो हम KVS PRT की एक सीरीज चला रही हूँ मैं आपके लिए EVS की। तो उसमें जो है नेशनल बॉडीज, स्टेट बॉडीज और लोकल बॉडीज को हम लोग कवर कर रहे थे, है ना। तो इसमें जो है अब हम, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो है नेशनल और स्टेट बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो करा दी थी, और अभी हमारी लोकल बॉडीज और इसका भी एक पार्ट रहता है नेशनल और स्टेट बॉडीज का। तो बेसिकली नेशनल और स्टेट बॉडीज को आज हम पूरी कवर कर लेंगे, उसके बाद हमारी सिर्फ लोकल बॉडीज रह जाएंगी जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, और ये पार्ट 2 है इसका पूरी सीरीज का, मतलब ये जो नेशनल बॉडीज वाला है। वैसे अगर देखें तो 6th पार्ट चल रहा है KVS PRT EVS सीरीज का, लेकिन अगर हम सिर्फ इस टॉपिक की बात करें तो पार्ट 2 है। बाकी की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, KVS PRT EVS स्पेशल नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहां पर जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। और जीके की प्लेलिस्ट में भी मैंने इसको डाला हुआ है, क्योंकि ये सारे पार्ट जो है ना आपका जीके पोर्शन भी कवर करते हैं। अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो आप जीके के लिए भी इसको पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना देरी के जो है अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। और गाइज साइकोलॉजी की जो है, मतलब CD की जो है वीडियो 1 या 2 दिन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। कल या परसों में उसको अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट देखो, ये हम कर चुके हैं प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। लोकल बॉडीज हमारा रहता है, स्टेट और नेशनल बॉडीज हमारा आज कवर हो जाएगा, फिर हमारा लोकल बॉडीज रह जाएगा जो मैं अगली वीडियो में आपको कवर करा दूंगी। ओके, ये 3-4 टॉपिक आपके निपट जाएंगे बिल्कुल। ओके, फिर देखते हैं चलो कि ये लेंगे क्या ये लेंगे, ये अभी सोचा नहीं है कि मतलब इसमें से एक टॉपिक को कंटिन्यू करना सही रहेगा या फिर ये लूं, मतलब ये मैं अपने अकॉर्डिंग देख लूंगी एक बार। चलो तो फिर ये देख लेते हैं अपना नेक्स्ट। तो एक बार क्विक रिवीजन करा देती हूँ भाई। मैंने आपको नेशनल और स्टेट बॉडीज ऑफ इंडिया में बताया था कि हमारी 2 तरीके की बॉडीज होती हैं। नेशनल और स्टेट लेवल की हम बात करें तो एक तो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडी, इसको हम सांविधिक बॉडी कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब जो संवैधानिक होती है, जिनका जिक्र जो है संविधान में है, एक आर्टिकल होता है इनके लिए स्पेशल, एक अनुच्छेद होता है। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं बॉडीज जिनको हम एक्ट के थ्रू बनाते हैं, पार्लियामेंट में जस्ट एक एक्ट पास हो जाता है, फिर ये बॉडीज बन जाती हैं, पर इनको संवैधानिक दर्जा नहीं मिलता है, ये विधि के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। और ये जो पहली है ये आपके संविधान में ही इनका दर्जा प्राप्त है इनको। ओके, तो ये हमने कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में। अब जरा इसके देख लेते हैं। तो आज हम देखेंगे अपनी स्टैट्यूटरी बॉडीज को, यानी कि सांविधिक बॉडी को, जिनको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि कोई अधिनियम पास किया जाता है संसद के दोनों सदनों से और उसके बाद ये एक्ट बन जाता है, या फिर प्रेसिडेंट, पहले संसद से पास होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट अपनी मोहर लगा देता है, उसके बाद वो आपका एक्ट बन जाता है। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडीज इसी के अंदर आती है। और इससे पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको सारी कवर करा चुकी हूँ, और दोनों ही कर रहे हैं नेशनल और स्टेट। वैसे नेशनल बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसीज अलग अलग भी होती हैं, लेकिन मतलब ये कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो नेशनल और स्टेट दोनों पे काम करती हैं, तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं उनको देख लेते हैं। नीति आयोग है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये आपका जैसे नेशनल लेवल पे हो गई तो ये आपकी स्टेट बॉडी हो गई। फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, उसके बाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसको हम CBI बोलते हैं, उसके बाद लोकपाल एंड लोकायुक्त, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज एंड नीति आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग भी और लोकपाल एंड लोकायुक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। जीके में भी बहुत अच्छे हैं और ये थोड़े करंट टॉपिक है। नीति आयोग भी हमेशा न्यूज में रहता है। लोकपाल लोकायुक्त, तो लोकपाल तो हमारे बने ही थे, मार्च 2019 में नए लोकपाल बने थे, मतलब पहले कह सकती हूँ मैं उनको। तो ये टॉपिक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम इन सभी को देखेंगे डिटेल में। तो हैव पेशेंस और आराम से पूरी वीडियो को देखा करो, ठीक है। बीच में अगर आप लोग वीडियो छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपको देखना है तो पूरी देखो, ताकि आपको थोड़ी नॉलेज तो बने। आप थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे तो उससे कोई खास आपको फायदा होगा नहीं। सबसे पहले बात करेंगे नीति आयोग की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नीति आयोग कोई जस्ट एक नीति नाम नहीं है, जैसे लड़कियों का नाम होता है ना नीतू, ऐसे नाम नहीं है नीति। नीति की एक फुल फॉर्म है NITI, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। आपसे हो सकता है एग्जाम में ये फुल फॉर्म ही पूछ ली जाए, तो ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है। ओके, और 13 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 65 इयर्स पुराना हमारा योजना आयोग था उसको भंग किया, उसको बिल्कुल भंग कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, और उसकी जगह पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना की। ओके, तो यानी कि नीति आयोग ने कौन से आयोग को रिप्लेस किया, वो था आपका योजना आयोग। ओके, योजना आयोग, या इसको हम कह सकते हैं प्लानिंग कमीशन था, तो उसको रिप्लेस किया नीति आयोग ने। सरकार का कहना यह था कि योजना आयोग जो है बहुत ही पुराने ढर्रे पर चल रहा था, और बहुत सारे सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव हो चुके हैं हमारी मतलब कंट्री में, तो हमें एक नए उसकी जरूरत है, नए आयोग की जरूरत है, जो अच्छी तरह से एक नए तरीके से, नई अप्रोच से चीजों को देखे और फिर नीतियां बनाए। इसलिए ये जो मोदी गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको चेंज कर दिया योजना आयोग को, ठीक है। तो देखो, जितनी भी गवर्नमेंट होती है ना, वो अपने अकॉर्डिंग काम करती है। तो जो
कहते हैं ना, जब कुर्सी बदल जाती है, कुर्सी पे बैठने वाला इंसान बदल जाता है, तो फिर आपकी चीजें भी बहुत अच्छे तरीके से मतलब बदल जाती हैं, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं। दूसरी चीज ये है कि नीति आयोग ना तो हम पूरी तरह से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कह सकते हैं, ना ही हम इसको पूरी तरह से स्टैट्यूटरी बॉडीज बोल सकते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में काउंट कर सकते हैं कि संवैधानिक तो नहीं है लेकिन पूरी तरह से स्टैट्यूटरी भी नहीं है, क्योंकि ये जो आयोग बना, ये केंद्रीय जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट जो होती है, कैबिनेट होती है ना, उसके ऊपर ही बना है। मतलब उन लोगों ने जो है एक तरह से इसका सृजन जो किया है एक केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया है, उन लोगों की मिली जुली जो भी है, ठीक है। मतलब प्रॉपर एक एक्ट नहीं बना था, मतलब उनके एक सलाह मशवरे पर इसको बनाया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंप्लीटली स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। ओके, खैर ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, लेकिन इसके बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, तो याद रखना। अब नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्ष थिंक टैंक है। बेसिकली इसको हम थिंक टैंक भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, थिंक टैंक ही बोलेंगे इसको। मतलब जो सोचना है, किस तरह से योजनाएं बनानी है पूरे देश के लेवल पर, नेशनल लेवल पर, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो नीति आयोग तय करता है। वो भले ही ह्यूमन रिसोर्स की बात हो, किसी को ट्रेन करना है या फिर लोगों को किस तरह से रोजगार देना है, इन सब पर जो है नीति आयोग अपनी नीति बनाता है। और ये बहुत बड़ा आयोग है, इसमें केवल प्रधानमंत्री की कैबिनेट शामिल नहीं है, बहुत सारे लोग शामिल है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। तो इतना आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा नीति आयोग के बारे में। इसकी स्थापना जरूर याद रखना है, इसने किसको रिप्लेस किया था ये भी आपको याद रखना है। अब जरा हम बात कर लेते हैं इसकी अध्यक्षता की। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, यानी कि जो भी पीएम होगा वो नीति आयोग की अध्यक्षता करेंगे। देखो अभी हो सकता है कि बाय चांस मोदी गवर्नमेंट निकल जाए सेंटर से, मान लो फिर से यूपी आ जाए, अभी तो एनडीए कह सकते हैं ना, फिर से यूपी आ जाए, तो हो सकता है यूपीए फिर से नीति आयोग को रिप्लेस कर दे, योजना आयोग को फिर से ले आए। तो कुछ नहीं कह सकते भाई, ये मतलब फिक्स बॉडीज नहीं होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में तो ये होता है कि आप संविधान के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप किसी का ऐसे वो नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पर जो भी कैबिनेट चेंज होगी वो चेंज कर सकती है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल को अभी यूपी आई या फिर कांग्रेस आई सेंटर में, तो हो सकता है वो नीति आयोग को हटा दे, फिर से योजना आयोग ले आए या फिर कोई नया आयोग ले आए, है ना। ये सरकार की अपनी पॉलिसीज के ऊपर होता है। तो देखो ये नीति आयोग की अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। उसके बाद उपाध्यक्ष की बात करें, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, वीपी की बात करें, तो वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो भी वीपी होगा। करंट वीपी कौन है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एक नीति आयोग का सीईओ भी होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ कौन है नीति आयोग के, आज के दिन जब ये वीडियो अपलोड हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कुछ और चीज देख लेते हैं इसके बारे में, पहले मैं मिटा देती हूँ इसको। मैंने आपको बताया कि अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, और उपाध्यक्ष भी प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, और एक सीईओ भी होता है इनका। इसके साथ ही है कि इनकी शासी परिषद होती है, जिसको हम गवर्निंग काउंसिल बोलते हैं, ठीक है। गवर्निंग काउंसिल होती है जिसको हम शासी परिषद बोलते हैं, ओके, शासी परिषद कहते हैं इसको। तो इसमें कौन कौन शामिल होता है, इसमें डिफरेंट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर होते हैं शामिल, या फिर जो भी आपकी यूटी होती है यानी कि यूनियन टेरिटरी, उसके भी मुख्यमंत्री या फिर उसकी विधायिकाएं क्यों, तो वहां से भी लोग शामिल होते हैं। साथ ही साथ जो दूसरे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जैसे मैं बात कर सकती हूँ दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, इन सबके जो राज्यपाल या उपराज्यपाल होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान बनाती है, इनको भी सम्मिलित किया जाता है सलाह मशवरे के लिए। वो अलग बात है, क्योंकि कैबिनेट का एक कैबिनेट डोमिनेटेड संस्था है, ये तो चलती उन्हीं की है, लेकिन उनको भी शामिल किया जाता है। फिर इसकी कुछ क्षेत्रीय परिषदें भी होती हैं, ठीक है, और विशिष्ट आमंत्रित लोग भी होते हैं, मतलब डिफरेंट साइंस क्षेत्र के जो लोग होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हो सकते हैं, ठीक है, और मतलब बहुत सारे लोग हो सकते हैं। वो प्रधानमंत्री जिसको भी नॉमिनेट करता है वो सब इसकी अध्यक्षता जो है वो करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको मतलब ऐसे ओरल बता रही हूँ, लेकिन आप जो अपना नोट्स हैं वो आप जरूर प्रिपेयर कर लें इसके लिए, ओके। अब देख लेते हैं 2-4 चीज और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं नीति आयोग के बारे में। इसके 2 हब है मेन, ठीक है, 2 हब होते हैं, एक है टीम इंडिया हब और एक है इसका नॉलेज एंड इनोवेशन हब। आपको अगर पता है तो एक अटल इनोवेशन मिशन चलता है ना, अरे मैंने लिखा भी हुआ है, हाँ, अटल इनोवेशन मिशन चलता है। ये आपका एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो नीति आयोग के द्वारा चला जाता है, प्रमोशन करने के लिए किसका, इनोवेशन का और एंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है, उद्यमिता को बढ़ाने के लिए और नवाचार को बढ़ाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन चलाए जा रहे हैं। और इसे बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप्स हैं और काफी चीजें हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया या इंडस्ट्रीज हो गया, इसमें जो है लोग ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज के साथ आए। ये अटल इनोवेशन मिशन इसलिए चलाया गया है। ये अटल इस क्यों है, क्योंकि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पर इसको चलाया गया था, तो उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो याद रखो कि 2 हब होते हैं इसमें, एक तो होता है टीम इंडिया हब और एक है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। इसमें आप सिर्फ इंडिया के
बारे में कुछ अलग चीजें करते हैं और यहाँ पर आप नॉलेज और इनोवेशन को बेसिकली प्रमोट करते हैं स्पेशली, ठीक है। यहाँ पर आपकी टीम इंडिया हब में आपकी सारी पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती हैं, जो भी होती है वो किसानों के लिए बनानी है या किसी और चीज के लिए बनानी है, वो पॉलिसीज वगैरह यहाँ पे डिसाइड होती है। तो ये 2-3 चीजें और आपको याद रखनी है नीति आयोग के बारे में। देखो हम ज्यादा डीप में क्यों नहीं जा रहे हैं, नीति आयोग के बारे में पढ़ने बैठे तो मतलब ये हो सकता है कि 4 क्लासेस तो मैं आपके नीति आयोग पर ही पढ़ा दूंगी आपको कि ऐसा ऐसा नीति आयोग में होता है, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है ना आपको वही पढ़ना, मतलब आप इतना डिटेल में मत जाइए क्योंकि आपका ये मेन सब्जेक्ट नहीं है, ना ही इसके अंदर हमें तक जाना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक संस्था है जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बस इतना याद रखिए। कब स्थापना हुई थी, क्या इसका मोटा मोटा कार्य होता है वो याद रखिए, अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है, अभी कौन है, तो ये सब चीजें आपको याद रखने की जरूरत है इसमें। ओके, चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। ह्यूमन राइट्स की बात तो आपको पता है पूरे दुनिया भर में होती है, कभी किसी चीज का वॉयलेशन हो जाता है, कभी इंडिया में हो जाता है, कभी पाकिस्तान में हो जाता है, कभी बांग्लादेश में हो जाता है, तो ये चीजें बहुत मतलब शोर शराबे के साथ उछाली जाती हैं, है ना, जो भी है। लेकिन बात यह है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं इसको। देखो मानव अधिकार कमीशन जो है, राष्ट्रीय मानव अधिकार कमीशन है, इसकी स्थापना क्यों हुई? बेसिकली जितने भी मानव अधिकारों से रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनको थोड़ा और मजबूती देना और लोगों को थोड़ा सा अवेयर करना कि यस इसके अगेंस्ट भी अगर आप मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो आपके अगेंस्ट भी कार्रवाई हो सकती है। बेसिकली ये कानून व्यवस्था भी बनाए रखने के लिए हो सकती है। हर इंसान की जिंदगी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिखाने के लिए भी इस आयोग की हम जरूरत महसूस करते हैं। अब इसकी स्थापना क्या हुई? इसकी स्थापना हुई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, मतलब प्रॉपर एक एक्ट बना 1993 में, आई थिंक 12 अक्टूबर था, यस 12 अक्टूबर 1993 को एक एक्ट जो है बना और उसके बाद ही इसको हम कहने लगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। और ये पूरी तरह से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका संविधान में जिक्र नहीं है, मतलब ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई है। ओके, तो पहली चीज ये हो गई। अब यह एक बहुसदस्यीय संस्था है, मतलब इसमें बहुत सारे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही अध्यक्ष होता है, इसमें अध्यक्ष के साथ कुछ सदस्य भी होते हैं और जितने भी अध्यक्ष होते हैं या उनके सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यों की समिति की सिफारिश पर होती है। मतलब एक कमेटी गठित होती है जिसमें 6 सदस्य होते हैं और ये 6 सदस्य कौन होते हैं? एक तो आपके हो गए इसमें प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मतलब हमारे पीएम हो गए, फिर लोकसभा स्पीकर होते हैं इसमें, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, फिर राज्यसभा के उपसभापति हो गए, ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे। उसके बाद संसद के दोनों सदनों के जो मुख्य विपक्ष दल के नेता होते हैं वो भी होते हैं और एक केंद्रीय गृह मंत्री इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो 6 सदस्यों को आप नोट्स लिख लेना, ठीक है, नोट्स बना लेना। अभी आप ना देख पाओ तो बाद में जब देखोगे तो रिवर्स करके देख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये समिति जो है नाम वो करती है और उसके बाद अध्यक्ष चुन लिया जाता है और सदस्यों की नियुक्ति हो जाती है। अभी एनएचआरसी का जो अध्यक्ष है वो कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये चीजें आपको अपडेट रहना जब तक आपका एग्जाम हो, ठीक है। अब आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि अध्यक्ष आप उसी को बनाएंगे जो सेना रिटायर्ड जो आपका चीफ जस्टिस होता है उसी को इसका जो है अध्यक्ष बनाया जाता है। सदस्य मैंने आपको बताई दिए हैं, सॉरी सदस्य नहीं बताए, बट सदस्य होते हैं ऐसे। सदस्य तो खैर वो डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन मेन हमारे लिए अध्यक्ष होता है कि अध्यक्ष को कौन चुनता है। तो याद रखिए राष्ट्रपति एक समिति गठित करते हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, फिर उस समिति के थ्रू जो है इसका अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। बेसिकली कह सकते हैं कि सेंटर में जो लोग हैं, वैसे तो इसमें विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं, लेकिन मतलब वही है कि थोड़ा तो मिला जुला के करना ही पड़ता है। तो इस तरह से इसकी स्थापना होती है और काम आपको पता ही है ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या करता है। अगर मानव अधिकारों का आपके उल्लंघन हो रहा है तो आप ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाकर इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ओके, मतलब ये आपका राइट है। अब देखो जैसे नेशनल लेवल पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वैसे स्टेट लेवल पर देखें तो राज्य मानव अधिकार मतलब संगठन है, कमीशन है, ठीक है। मानव अधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान की राज्य सूची या संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। सपोज हमारी राज्य सूची में और हमारी संवर्ती सूची में जितने भी हमारे अधिकार हैं, मानव अधिकार हैं, अगर उनका उल्लंघन हुआ है तो राज्य सरकार जो है, राज्य मानव अधिकार आयोग जो है उस पर कार्रवाई करता है। अगर सिर्फ राज्य सूची और संवर्ती सूची, लेकिन अगर केंद्र सूची की बात आ गई ना तो वहां पर आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन करेगा, एनएचआरसी करेगा। तो ये स्टेट बॉडी है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब इस आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल की एक समिति की अनुशंसा पर करती है। वही इसमें भी मुख्यमंत्री शामिल होगा और जो दोनों सदन होते हैं विधानसभा के, उनके सदस्य, उनके विपक्षी दल के नेता वगैरह शामिल होते हैं। इतना डीप में आपको जाना नहीं है, बस इतना याद
रखो कि इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है एक समिति की अनुशंसा के ऊपर, और इसमें भी एक अध्यक्ष होता है और कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं। लेकिन देखो, नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, लेकिन हटा कौन सकता है? सिर्फ राष्ट्रपति इस आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को अपने पद से हटा सकते हैं। ये एक मेजर चीज आपको याद रखनी है। यहां पर नियुक्ति तो राज्यपाल को अधिकार है, लेकिन हटाने का अधिकार केवल यहां पर राष्ट्रपति को है। ओके, तो इतनी चीज याद रखना, ज्यादा आपको इसमें जानने की जरूरत है नहीं, बस ये बता दिया कि ये एक स्टेट बॉडी है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के ऊपर। तो भाई, केंद्रीय सूचना आयोग, आप सभी कुछ जानते हैं RTI के बारे में, इसके बारे में सबको पता है, आई थिंक सबको पता होगा। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में पास हुआ था, एक अधिनियम पास हुआ था जिसको हम एक्ट कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत जो है, ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की भी व्यवस्था है, कमीशन की भी व्यवस्था है, यानी कि आयोग की। और केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना भी वर्ष 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी, मतलब उनके थ्रू एक एक्ट बनाकर इसकी स्थापना की गई थी। भाई, आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं डिपार्टमेंट से, जैसे हम लोग मांगते हैं ना कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितने वो है, मतलब जो भी है, और 1 महीने के अंदर जो है इस इंफॉर्मेशन का जवाब देना पड़ता है। अगर सपोज नीचे वाले लेवल पर नहीं मिला, आपने किसी स्कूल पर RTI लगाई, स्कूल ने आप सेटिस्फाइड नहीं है स्कूल से, तो आप इससे ऊपर वाली अथॉरिटी में जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं, फिर उनसे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो ऊपर जा सकते हैं। तो इस तरह से एक हायरार्की बनी है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत भी। तो ये बेसिकली सूचनाओं का प्रवाह है कि पब्लिक को भी जो है ट्रांसपेरेंसी रहे थोड़ी सी, कि सिस्टम में क्या ट्रांसपेरेंसी है, उसके थ्रू काम होता है ना। मतलब यहां पर भी हम कह सकते हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हो सकता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और RTI एक्ट इसी का पार्ट है, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। एक RTI एक्ट होता है, वो राइट टू एजुकेशन है, लेकिन ये RTI की बात हो रही है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की। इस आयोग के मुख्य आयुक्त हो गए और सूचना आयुक्त हो गए, दो ही होते हैं भाई। एक होते हैं मुख्य आयुक्त, जिसको हम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बोलते हैं। तो हमारे CIC कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद और 2 सूचना आयुक्त, 2 या 3 सूचना आयुक्त होते हैं इसमें, तो ये है। अब इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, एक समिति की सिफारिश पर करता है। वही समिति में जो है प्रधानमंत्री होते हैं, फिर एक कैबिनेट मंत्री भी होता है। उसके बाद लोकसभा के जो विपक्ष के नेता होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो वो इसकी मतलब अध्यक्ष को, सॉरी, आयुक्त को, मतलब एक मुख्य आयुक्त होता है, एक मुख्य और सूचना आयुक्त होते हैं, उनको मतलब वो लोग अपॉइंट करते हैं। उसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों की जो एज लिमिट होगी वो होगी 5 वर्ष तक आप रह सकते हैं, कार्यकाल जो होगा, ठीक है। अगर इनकी नियुक्ति सपोज आज हो गई है तो आज से 5 वर्ष तक रह सकते हैं, या फिर अगर उनकी आयु 65 वर्ष हो जाए तो दोनों में से जो भी पहले हो जाए वो इसमें वो होता है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे कमीशन होते हैं जिनमें 6 वर्ष होता है और 65 होता है, लेकिन यहाँ पर 5 है, तो ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाई थी, उसमें भी 2-3 ऐसी बॉडीज थी जिसमें जो है 6 वर्ष तक होता है, 6 वर्ष तक टेन्योर होता है, लेकिन CIC का टेन्योर जो है 5 वर्ष है। इस चीज को याद रखना, ये क्वेश्चन भी बड़े आते हैं, क्वेश्चन में मतलब कंफ्यूजन होता है कई बार क्रिएट, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर जो है आप सूचनाएं मांग सकते हैं, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं आप उनसे खर्च का ब्यौरा मांग सकते हैं, उनकी काफी चीजों के बारे में ब्यौरा मांग सकते हैं, लेकिन ऐसी सूचनाएं आपको नहीं दी जा सकती जो मतलब देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या फिर देश की आंतरिक व्यवस्था से रिलेटेड हो। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें आप इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं, अदरवाइज आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। और कौन है हमारे CIC, मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। नेक्स्ट है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरह से नेशनल लेवल पे तो नेशनल बॉडी हो गई नेशनल इन्फॉर्मेशन कमीशन, लेकिन अगर स्टेट बॉडी की बात करें तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन आ जाता है, यानी कि राज्य सूचना आयोग। और ये भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में न केवल केंद्रीय सूचना आयोग बल्कि राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग की भी स्थापना का प्रावधान है। मतलब राज्य भी अपना एक जो ये है सूचना आयोग बना सकते हैं। इसके मुख्य आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाएगी एक समिति की सिफारिश पर। और मतलब यहाँ पर जो समिति के मतलब मेंबर होते हैं वो चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। विधानसभा में जो विधानसभा का जो तरह से विपक्ष के नेता होते हैं वो शामिल होते हैं, या जो भी है इसके भी कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी यहाँ पर करेगा राज्यपाल नियुक्ति, ठीक है। इस चीज को याद रखना, मुख्य आयुक्त की और सूचना आयुक्त की। देखो वैसे ना नेशनल लेवल बॉडीज जो होती है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट है मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य आयुक्त जो है वही सेम है, 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक की आयु जो भी पहले होगी तब तक वो अपने कार्यभार संभाल सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी पहले हो गया तो आप रिटायर हो जाएंगे, वो वाली बात होती है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको इन्फॉर्मेशन कमीशन। बस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है इसको याद रखना
ये 2005 में पास हुआ था। उसके बाद आता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसको हम हिंदी में केंद्रीय सतर्कता आयोग बोलते हैं। और अक्टूबर लास्ट वीक जो होता है अक्टूबर का, वो हमेशा सतर्कता दिवस उसके वीक के रूप में मनाया जाता है, जिसमें हम एंटी करप्शन वाली जो है शपथ भी लेते हैं। मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में तो दिलाई जाती है, आप भी एज ए सिटीजन जो है उसको ले सकते हैं वर्चुअली, और फिर आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। तो यह आयोग जो है केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। देखो जो हमारा CIC था वो भी एक तरह से भ्रष्टाचार निरोधी है, ये भी भ्रष्टाचार निरोधी हैं। तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार को काबू में करती हैं। अब आगे आप जब पढ़ेंगे लोकपाल और लोकायुक्त को पढ़ेंगे तो वो भी एक तरह से भ्रष्टाचार रोकने का काम करती है। ऐसे देखा जाए तो CBI भी वो भी भ्रष्टाचार रोकने का काम करती है। कहते हैं ना कि CBI जो है छापे मार रही है। बेसिकली जो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी है उसको एक तरह से कंट्रोल करने के लिए, सिस्टम में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, कि पारदर्शिता रहे, कि भाई जो हो रहा है सामने वो ऑडियंस को पता चले, ऑडियंस कह रही हूं मतलब जनता को पता चले कि जनता का पैसा कैसे खर्च किया जा रहा है, सरकारी काम किस तरह से हो रहे हैं। इन सब चीजों के लिए ये बॉडीज होती हैं बेसिकली। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की एक प्रमुख संस्था है भ्रष्टाचार रोकने के लिए। इसको 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया था। तो ये कमेटी जो है याद रखना, पूछी जा सकती है, संथानम कमेटी। इसके बेस पर जो है इसका गठन हुआ था 1964 में। तो काफी पुरानी है, CI से भी पुरानी है। नेक्स्ट है कि आयोग के अध्यक्ष और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्य की समिति की सिफारिश पर होती है। तो देखो जितने भी ये सेंट्रल लेवल के होते हैं ना, सबकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। तो वैसे मोस्टली क्वेश्चंस में कहते हैं ना कि राष्ट्रपति आंसर होता है, तो मतलब इस चीज को याद रखना, ओके, अगर पूछा जाए तो। इनका कार्यकाल 4 वर्ष तथा 65 वर्ष। अब देखो कितना डिफरेंस है। CIC जो होता है 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन CVC जो है वो आपका 4 वर्ष के लिए होता है। तो ये क्वेश्चन जो होता है ना कंफ्यूजन वाले, यही एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं कि ये बताओ कि ये कितने साल के लिए होता है। क्योंकि आपके तो सिर्फ 20 क्वेश्चन आ रहे हैं KVS में जो है, EVS के, उसमें आपकी ज्योग्राफी भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी, उसकी हिस्ट्री का भी पार्ट लेंगे थोड़ा सा, वो थोड़ा साइंस का भी पार्ट है इसके अंदर। तो मतलब 1-2 क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन अब वो देखते हैं कौन सा आपके पॉलिटी से सेलेक्ट होकर आएगा। पढ़ना लेकिन हमें सब कुछ पड़ेगा। तो इनका टेन्योर 4 साल या 65 वर्ष जो भी पहले होगा वो हो जाता है। और हमारे CVC कौन है ये भी आप मुझे बताएंगे। जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं हमारे, वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया है, मोटा मोटा ये चीजें होती हैं इसके अंदर, इससे ज्यादा जो है आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। और मतलब ठीक है, ये ज्यादा बेटर है। हाँ, एक चीज और है इसके कंसेप्ट में, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है विसिल ब्लोवर्स। विसिल ब्लोवर्स क्या होते हैं? ये देखो, इनको हम मुखबिर बोलते हैं। सपोज किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भ्रष्टाचार हुआ, सपोज स्कूल की बिल्डिंग बन रही है और प्रिंसिपल जो है उसमें पैसा खा गया या खा गई, जो भी है, मतलब देखो एग्जांपल ले लो ना, ऐसे नहीं बता रही। तो इस तरह से सपोज कि भ्रष्टाचार हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा? स्कूल में कोई वर्कर था या स्कूल में कोई मान लीजिए कोई काम करने वाला था या ठेकेदार की तरफ से कोई था, उसको पता चल गई बात कि भी ठेकेदार और प्रिंसिपल के बीच कुछ साठगांठ है और इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। तो वो बंदा जो है सरकार में जाकर शिकायत कर सकता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उस बंदे को हम क्या बोलेंगे? विसिल ब्लोअर बोलेंगे, मुखबिर बोलेंगे, जो मतलब कि आपको एक्सपोज करेगा। लेकिन कहता ये है, सरकारी रूल बन चुके हैं कि आप जो विसिल ब्लोअर्स है ना, इनको बहुत खतरा हो जाता है फिर, मतलब हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर इसको धमकी दे या जो भी करे कि अपना मुंह बंद रख या जो भी है। तो ऐसे लोगों की प्रोटेक्शन के लिए भी बाद में सरकार ने एक्ट बनाया, और ये एक्ट बना आपका 2011 में, जिसको हम विसिल ब्लोअर एक्ट बोलते हैं, 2011। तो इसमें यही है कि जो इन्फॉर्मेशन देगा उसकी सुरक्षा का भी प्रावधान है। साथ ही साथ ये भी है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी नहीं देनी है। अगर आप इन्फॉर्मेशन देनी है, बेसिकली जो ग्रुप ए के कर्मचारी होते हैं ना, उन पर मतलब ये कसता है शिकंजा CVC जो है, भ्रष्टाचार जो करते हैं ग्रुप ए के जो कर्मचारी होते हैं सरकारी विभागों में, तो उनके लिए बेसिकली होता है। तो विसिल ब्लोअर्स को जो है प्रोटेक्शन का भी प्रावधान है इसमें। और ये भी है कि अगर आप झूठी शिकायत दर्ज करते हैं किसी के खिलाफ, और मतलब इंटेंशनली करते हैं कि भाई ठीक है आपको बदला लेना था या जो भी था, इस इंटेंशन से करते हैं, तो आपको भी सजा हो सकती है। तो दोनों चीजें हैं यहाँ पर। तो विसिल ब्लोअर क्या होते हैं? जो सार्वजनिक हित के लिए गलत कार्यों का खुलासा करने वाले होते हैं, जो सूचना देते हैं गवर्नमेंट को कि भाई हाँ ये चीज हो रही है यहाँ पर, ओके। तो इनको बोलते हैं विसिल ब्लोअर्स। नेक्स्ट है CBI, जिसको हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो भी कहते हैं, है ना। CBI का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। तो 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, मतलब कोई एक्ट भी पास नहीं हुआ था। और बाद में इसको कार्मिक मंत्रालय को सौंप दिया गया। एक हमारा मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल बोलते हैं हम, जिसको कार्मिक मंत्रालय बोलते हैं, तो उसके अंडर CBI आता है। अब देखो इसकी जो स्थापना है वो भी भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित की गया था, ये संगठन भी जो है। और ये संथानम जो समिति थी उसी के
के आधार पर इसको गठित किया गया था। जैसे आपका 1964 में सीवीसी बना ना, इसी समिति के आधार पर जो है सीबीआई भी बनाया गया। अब सीबीआई के काम क्या होते हैं, आप लोगों ने सीबीआई का नाम सुना होगा कि सीबीआई का छापा पड़ गया है, जो भी है। सीबीआई बेसिकली जितना भी करप्शन होता है ना, मान लो किसी अधिकारी ने करप्शन किया है तो उसके घर की भी जांच करता है, उसको भी देखता है, या फिर कोई ऐसे गंभीर जो अपराधों वाले मामले होते हैं ना, जैसे आपको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला है, सीबीआई को सौंपा गया था, जिसमें मतलब कि बहुत ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है, लगता है कि केस गड़बड़ तरीके से चल रहा है, या फिर सीबीआई को हैंडेड ओवर कर दिया जाता है जब उस केस में ज्यादा जरूरत होती है। तो ऐसे भी मतलब एज अ पुलिस प्रोटेक्शन का भी ये काम करते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन टाइप से भी करते हैं, और प्लस नॉर्मल जांच भी करते हैं अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है। अब ये राज्य सरकारें जो होती हैं, उन अगर वो भी रिक्वेस्ट करती हैं कुछ ना कुछ इसको काम को करने के लिए, तो भी सीबीआई जो है इनको अपने हाथ में ले लेती है। ऐसा मामला नहीं किसी भी नेशनल लेवल पर देखते हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का मामला है, उसमें बिहार और मुंबई का कितना चला कि मुंबई पुलिस गड़बड़ कर रही है, बिहार पुलिस के अलग आरोप थे। तो वहां पर ये मतलब सीबीआई को भी सुप्रीम कोर्ट या जो भी होते हैं वो इनको इंटरफेयर करने का राइट दे सकते हैं। तो सीबीआई ये काम भी करती है, ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके, तो सीबीआई सिर्फ क्राइम को, मतलब वैसे वाला क्राइम नहीं जिसमें खून हुआ हो या मर्डर हुआ, जो भी, ऐसा नहीं, ये नॉर्मल भ्रष्टाचार को भी रोकने का काम करती है सीबीआई। ओके, अब हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लोकपाल एंड लोकायुक्त। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, अगेन मैं कह रही हूँ भाई, आपका सिलेबस जो है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग तो चल रही हूँ। अब ये नहीं पता कि कल को वो क्या एग्जाम में पूछ ले, तो मतलब आप भी थोड़ा सा एनसीईआरटी वगैरह में देख लेना। हालांकि मैं एनसीईआरटी को भी फिलहाल नहीं देख रही हूँ नोट मेकिंग करने में, मेरे पास कुछ अपनी खुद की बुक्स हैं, पॉलिटिकल साइंस की या कुछ और चीज सोर्सेज से मैं देख रही हूँ, लेकिन एनसीईआरटी को मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है सारी एनसीईआरटी कलेक्ट करके फिर उसमें देखना इतना ज्यादा। वो काम आप लोग करना कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। मैं आपको मेन चीजें बता देती हूँ क्या क्या है। मुझे लगता है कि एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे, लेकिन अगेन मैं कहूंगी कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं बस आपकी हेल्प कर रही हूँ। ठीक है, आपको और कंटेंट चाहिए तो आप अपना और खुद भी सर्च कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लोकपाल की और लोकायुक्त की। ये है क्या लोकपाल और लोकायुक्त? देखो, एक ओम्बुड्समैन नाम की संस्था है, जो स्कैवेंडियन देश है ना, जैसे स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, यहां पर जो है ये संस्थाएं बहुत पहले ही बन गई थी। मतलब 89 में जो है स्वीडन में ओम्बुड्समैन इंस्टीट्यूशन स्थापित कर दिया गया था। मतलब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो है, काले धन को रोकने के लिए जो है, ये पहले से ही स्टार्ट हो गया था स्वीडन में। तो 1809 देखो, जब तो हम आजाद भी नहीं हुए थे, तो तब की है ये ओम्बुड्समैन संस्थाएं। ओम्बुड्समैन बेसिकली वही होता है जो बेसिकली इनका चीफ होता है, जिसको हम भारत में लोकपाल बोलते हैं। वो ये देखता है कि भाई कहीं पर भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है, काला पैसा जो है जमा तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सारी संस्थाएं, इनको बोलते हैं ओम्बुड्समैन। लेकिन इंडिया में इस ओम्बुड्समैन को ओम्बुड्समैन ना कहकर लोकपाल बोला जाता है। अगर हम सेंटर लेवल की बात करें, यानी कि अगर केंद्र सरकार की बात करें केंद्र लेवल पर, तो उसको लोकपाल कहेंगे, और अगर राज्य की बात आएगी तो हम कहेंगे लोकायुक्त। तो लोकपाल जो है एक नेशनल बॉडी को कवर करता है, और लोकायुक्त आपका एक स्टेट बॉडी को कवर करता है। अब इसकी सिफारिश किस में की गई थी भाई? एक एडमिनिस्ट्रेशन, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था, जिसको हम क्या बोलेंगे, भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, उसने सिफारिश करी कि नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु 2 विशेष अधिकारियों की स्थापना होनी चाहिए, जो है लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल आपका नेशनल लेवल पर और लोकायुक्त आपका स्टेट लेवल पर। उसके बाद जो है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट पास हुआ 2013 का, जिसने लोकपाल और पर को सेंटर के लिए और लोकायुक्त को जो है स्टेट के लिए मंजूरी दी। ठीक है, अब इस एक्ट का भी पूरा इतिहास है। देखो, सिफारिश हुई थी 1966 में, लेकिन ये बहुत लंबा चला, मतलब बहुत सरकारें बदली, कभी बिल एक जगह से पास हो जाता, दूसरी जगह से लटक जाता, कभी कोई सरकार गिर जाती, तो बहुत लंबी हिस्ट्री है इसकी, उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन फाइनली 2013 में ऐसा हुआ। आपने अन्ना हजारे का नाम सुना होगा, है ना, जहां से मुख्यमंत्री हमारे केजरीवाल जी निकल कर आए, है ना, उसी आंदोलन से। तो ये लोग इसी आंदोलन में फेमस हुए थे, और ये बेसिकली भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था, जिसमें हम कह रहे थे कि लोकपाल नियुक्त करो, जो मतलब सबकी जांच करेगा। और कहते थे ना, इन्होंने डिमांड करी थी कि प्रधानमंत्री को, इवन सबको लेके आओ लोकपाल के दायरे में, कि भाई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी हो गया, या फिर आपका प्रधानमंत्री भी होगा, इनके कार्यों की भी जांच करेगा लोकपाल, है ना। मतलब इन पे भी अगर भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो इनकी भी जांच की जाएगी, ये संस्थाएं। अब देखो, बिल पास हुआ क्यों नहीं जगह जगह से? क्योंकि सरकार के अपने खुद मीन इंटरेस्ट होते हैं, कह सकते हैं ना, सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं कुछ उनके, वो सेल्फिश लोग हैं, क्योंकि वो लोग घोटाला करते ही करते हैं। और उसके बाद फिर कोई भी नेता नहीं चाहता कि भाई ऐसी संस्थाएं मिले जो हमें भी कवर करे, हम पे भी सवाल उठाएं। तो मतलब ऐसी चीजों को प्रमोट इतना किया नहीं जाता है। लेकिन ये आंदोलन हुआ अन्ना हजारे के नेतृत्व में। उसके बाद फाइनली लोकपाल जो है ये एक्ट एक तरह से निकल के आया 2013 में। अब ये पास कब हुआ वो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में।
अब देखो जनवरी 2014 को जो है, मैंने कहा ना 13 को जो है ये पारित हो गया था, द इंडिया मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन। ये एक तरह से पूरे बड़े लेवल पर ये मूवमेंट चली थी, जो अन्ना हजारे जी थे इनकी लीडरशिप में, ठीक है। इन्होंने प्रेशर बनाया यूपीए गवर्नमेंट पर, जब उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कि भाई सेंटर और स्टेट लेवल पर आप लोकपाल और लोकायुक्त बिल लेकर आए। और फाइनली ये बिल जो है पास हुआ दोनों हाउसेस से, यानी कि लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। उसके बाद जनवरी 2014 यानी कि 1 जनवरी 2014 को जो है प्रेसिडेंट ने इसको अपना स्वीकृति दे दी, सहमति दे दी, और ये एक्ट बनकर आ गया 16 जनवरी 2014। लेकिन 2014 के बाद हमारे पहले जो लोकपाल हैं वो बने कब? वो हमारे लोकपाल बने 2019 में। तो देखो 14 से 19 यानी कि 5 साल और लग गए हमें सिर्फ लोकपाल बनाने में। ये थे जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं पिनाकी चंद्र घोष, ये इंडिया के पहले लोकपाल हैं, अभी भी यही हैं, याद रखना। और मतलब चेंज होंगे, जब आपका एग्जाम होगा तो हो सकता है चेंज भी हो, तो उस टाइम पे अपडेट भी रहना। लेकिन अभी जो है पिनाकी चंद्र घोष जो है देश के पहले लोकपाल बने हैं, जो सेंटर नहीं स्टेट सेंटर लेवल पे हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो इसके भी अपने आप में बहुत पुरानी हिस्ट्री है। अब ये क्या करता है, ये करप्शन के मामलों को देखता है, ये भ्रष्टाचार के जो सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध होते हैं। और आई थिंक इसमें प्रिंसिपल कह रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर भी शायद इसके दायरे में है। मतलब इस पे कंट्रोवर्सी ही यही है कि किस किस को दायरे में लेके आया जाए, क्योंकि सब लोग डरे ना कि प्राइम मिनिस्टर को भी लेके आना है, आपको चीफ मिनिस्टर तो आई थिंक है ही, और प्राइम मिनिस्टर को भी लेके आए, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मतलब ये सब चीजें चल रही है कयास, है ना। अब इसमें इतना डिटेल में जाऊंगी नहीं। और मतलब एक बार आप भी इसको पढ़ना कि इसका करंट क्या चल रहा है, मतलब फिलहाल इसकी क्या खबरें चल रही हैं। लेकिन वैसे बताऊं तो अभी फिलहाल जो है हमारे पहले जो पिनाकी चंद्र घोष हैं वो पहले लोकपाल नियुक्त हो चुके हैं। चलो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कौन कौन है इनके दायरे में। एक तो इसमें पीएम भी हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री भी इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जितने भी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हो गया, राज्य मंत्री हो गए, सब इसके उसमें आते हैं। उसके बाद संसद के सदस्य हो गए, या फिर ए, बी, सी और डी, मतलब जितने भी ए और बी, सी और ओ आई थिंक, है ना, ये जितने भी श्रेणी के अधिकारी हैं सारे इसके अंडर आते हैं। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो सब इसके अंडर आते हैं। उसके बाद इसका एक अध्यक्ष होगा, जो मैंने आपको बताया, जो पिनाकी चंद्र घोष है ही उसके, मतलब पूर्व चीफ जस्टिस ही होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये पूर्व फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं, तो यही होते हैं इसके जो अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा इनके कुछ सदस्य भी होते हैं। इनकी पूरी एक मतलब कमेटी सी है पूरी, वो मैं एक बार थोड़ा रफली आपको बता देती हूँ। एक मिनट मिटा दो इसको, फिर बताती हूँ आपको। तो मैंने बताया कि अध्यक्ष कौन होंगे, जो चीफ जस्टिस होंगे, पूर्व चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है। उसके बाद 8 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, जिसमें आधे तो यानी कि 50% तो आपके न्यायिक होने चाहिए, मतलब जो इन न्यायालयों से रिलेट है, जिसमें जजेस भी हो सकते हैं, सीनियर जजेस हो सकते हैं, रिटायर्ड जजेस हो सकते हैं। 50% आपके न्यायिक होने चाहिए, मतलब जो जुडिशरी से रिलेटेड लोग हैं। उसके बाद 50% जो है वो आपके SC, ST, OBC यहां से होने चाहिए, और अल्पसंख्यक और आई थिंक महिला श्रेणी वगैरह है वो भी होने चाहिए, ये है, ठीक है। देखो लोकपाल संस्था का जो न्यायिक सदस्य होगा, या तो वो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश होंगे, जैसे ये थे, ठीक है, या फिर किसी उच्च न्यायालय का जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा वो होगा। अगर आपको कोई सुप्रीम कोर्ट का जज इस पोस्ट के काबिल नहीं लग रहा है, तो आप हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको भी इसके ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। अब इनके कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष या फिर 70 ईयर्स, जो भी आपको मैक्सिमम लगे वहां तक होगा, क्योंकि रिटायर्ड जजेस होते हैं ना, तो 60 ऑब्वियसली क्रॉस कर चुके होते हैं। उसके बाद 60 to 70 इनके पास 10 साल का ही टाइम बचता है, तो जो भी 70 ईयर्स या फिर 5 वर्ष की ईयर कंप्लीट कर लेते हैं एज, वो इसके मतलब बन जाते हैं, इसके हम कह सकते हैं अध्यक्ष बन जाते हैं, ठीक है। ये जानना जरूरी था आपके लिए। अब एक चीज और जान लो जो इंपॉर्टेंट है, कि भारत में पहली बार कौन सा राज्य था जिसने जो है लोकायुक्त किया, इन चीजों की व्यवस्था की, वो था महाराष्ट्र, जिसने राज्य स्तर पर जो है इसकी व्यवस्था की थी 1971 में, ठीक है। वैसे उड़ीसा जो थी उसने पहले इसको क्लेम किया था, लेकिन पास नहीं हो पाया था। उड़ीसा में जो है लॉ पास नहीं हो पाया था, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसी थी जिसने लॉ भी पास कर दिया था और नियुक्त कर दिया था लोकायुक्त, ठीक है। तो ये है 1971 में हुआ था महाराष्ट्र में। तो इस चीज को मतलब एक संस्था बना दी थी इसको, लोकपाल लोकायुक्त से रिलेटेड अपने स्टेट में, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। महाराष्ट्र के बाद फिर राजस्थान ने किया, उसके बाद राजस्थान के बाद बिहार ने किया, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में, मतलब हर जगह पे जो है लोकायुक्त वगैरह की स्थापना की गई, मतलब इस तरह के लोकायुक्त संस्था का गठन किया गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो आपकी नेशनल और स्टेट बॉडीज को लेकर। अब नेशनल और स्टेट बॉडीज मैंने अपनी तरफ से आपको कंप्लीट करा दी है। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो अपनी तरफ से आप सर्च कर सकते हैं, और नोट मेकिंग जरूर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी होगी लोकल बॉडीज पर। आई होप कि वो एक वीडियो में कवर हो जाए। अगर एक में नहीं हो पाएगा तो मैं 2 वीडियो बनाऊंगी, मतलब देखूंगी इस चीज को, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।